माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, हम सैंपल पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इस साल सीबीएसई ने 3 सैंपल पेपर्स रिलीज करे हैं, जिसमें से सैंपल पेपर 1 पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम खत्म हुआ वैसे वैसे मैंने उस वॉल्यूम के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए साथ में ही। उसके अलावा मैंने बताया था कि जो एडिशनल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया था उसमें काफी सारी मिस्टेक्स थी, प्रॉपर वेटेज नहीं थी चैप्टर वाइज, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। तो इसीलिए जो एडिशनल पेपर है उसको हमने इग्नोर कर दिया है अभी फॉर द टाइम बीइंग। सबसे बाद में सीबीएसई ने सैंपल पेपर 2 रिलीज करा है, और उस सैंपल पेपर की और जो पहले सैंपल पेपर रिलीज किया था या जो एडिशनल पेपर रिलीज किया था उन सब की मिला जुलाकर हम डिटेल्ड एनालिसिस भी कर चुके हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चंस कितने चैप्टर्स से आएंगे। उसके बाद हम 1 मार्कर एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर अप हो गए वो डिस्कस हो चुके हैं। उसके बाद हम 3 मार्कर्स क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं। 3 मार्कर्स में 2 केस स्टडीज थी और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अगर आपने ये सारे डिस्कशंस की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं बच्चों, तो ये वीडियोस देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी बिफोर रिवाइजिंग ईच एंड एवरी चैप्टर एंड ईच एंड एवरी वॉल्यूम। 12th क्लास सैंपल पेपर्स के नाम पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे सैंपल पेपर्स का डिस्कशन अवेलेबल है। प्लीज प्लीज बच्चों वो वीडियोस देख लीजिए, प्लेलिस्ट देख लीजिए, और साथ साथ ये जो आगे हम डिस्कशंस करते जा रहे हैं उसमें भी होल हार्टेडली पूरे जोश के साथ पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ये सारे डिस्कशंस आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाले हैं इन योर एनुअल एग्जाम्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों 4 मार्कर क्वेश्चंस। 4-4 नंबर के 6 क्वेश्चंस आते हैं। कौन से चैप्टर से वो क्वेश्चन आए हैं और किस टॉपिक से आए हैं उसकी समरी मैंने आपके सामने लिख दी है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह के टॉपिक्स पे केस स्टडीज आ सकती हैं और उन्हें हमें आंसर कैसे करना है। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये 6 क्वेश्चंस 4-4 नंबर के हैं जिन्हें अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चैप्टर्स और टॉपिक्स लिख दिए हैं। आप भी अपने पास नोट कर लीजिए। चैप्टर 7 का है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि डायरेक्टिंग चैप्टर है, जिसमें से इंसेंटिव्स पे क्वेश्चन आया है। और इंसेंटिव्स जो है वो मोटिवेशन एक टॉपिक है, उसका सब पार्ट है और उस पर केस स्टडी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर 6 का है स्टाफिंग से, जिसपे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आए हैं और उसके साथ चॉइस में है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये केस स्टडी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर 5 से है, जो कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, जिसमें से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28 चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पे केस स्टडी है। बहुत मुश्किल केस स्टडी नहीं है, सिंपल है लेकिन केस स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 29 चैप्टर 7 से है डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग पे क्वेश्चन है, या मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर 10 से है फाइनेंशियल मार्केट से है, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको रिमाइंड करना चाहती हूं कि जब आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, मैंने आपको एफिशिएंसी टिप्स में पहले ही बता रखा है कि उस 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम को आप पूरा पेपर पढ़ने में वेस्ट नहीं करेंगे। जहां पर भी चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे ना, वो पहले आप देख लेंगे और उस टाइम को आप यूटिलाइज करिएगा ये देखने में कि चॉइस वाले क्वेश्चंस में से कौन सा आपके दिमाग में अच्छे से आ रहा है, कौन सा आप रिकैपिचुलेट कर पा रहे हैं और किसको आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, और आप डिसाइड कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे जो 4-4 नंबर के 6 क्वेश्चंस हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस दिख रही है। एक चॉइस है क्वेश्चन नंबर 26 में, जिसमें HRM पे एक क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पे है। तो जल्दी से आप ये डिसाइड कर लेंगे 15 मिनट में कि आप HRM पे ज्यादा अच्छा आंसर लिख पाएंगे या स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस पे ज्यादा अच्छा लिख पाएंगे।
फिर चॉइस है क्वेश्चन नंबर 29 में डायरेक्टिंग में, वहां पे डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस पूछी गई है। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं याद हो तो उसके साथ चॉइस है व्हाट आर द मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर आपको बैरियर्स याद है तो मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स अगर आपने याद भी नहीं किया है ना तो आप अपने आप बनाकर लिख सकते हैं। तो इसीलिए आप यहां पर भी ये डिसाइड कर लेंगे कि आपके दिमाग में कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। आप इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हैं तो ठीक है, वरना मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स क्या ज्यादा अच्छा आपको समझ में आ रहा है ये आपको डिसाइड करना है 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में। जब हमने 3 नंबर के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे उसमें से भी 2 क्वेश्चंस इंटरनल चॉइस के थे, तो वहां पर भी आपको पहले ही डिसाइड करना है, क्योंकि मैंने एफिशिएंसी टिप्स में आपको ये भी बता रखा है कि पूरा लॉट आपको एक साथ करना है। जैसे 4-4 नंबर के 6 क्वेश्चंस हैं, इनकी कंबाइंड वेटेज 24 मार्क्स है। तो जब आप ये आंसर्स लिखना शुरू करें तो घड़ी देख लें, सारे क्वेश्चंस मिलाकर 50 मिनट में मैंने आपको बताया था, और मैक्सिमम आपको 1 घंटे में ये सारे आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 25 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, अब उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 4 मार्कर क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 25 से ही शुरू होते हैं। क्योंकि ये केस स्टडी है तो इसकी पहले आखिरी लाइन में पढ़ूंगी और उसके बाद केस पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज बाय लिली एंड मिली। लास्ट लाइन से पता लग गया कि केस स्टडी में हमसे इंसेंटिव्स पूछे हैं, तो हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं। पढ़ते पढ़ते हम कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेंगे और उन कीवर्ड्स से हम उन इंसेंटिव्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। और क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज आपको ध्यान देना है कि यहाँ है आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन। तो ब्रीफली एक्सप्लेन आ गया ना तो ये स्टेट से ऊपर है, तो इसमें सिर्फ आप एक एक लाइन लिखकर नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आइडेंटिफिकेशन का आधा नंबर ही होगा, 1.5 नंबर उसकी एक्सप्लेनेशन का होगा, तो उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, लिली एंड मिली आर वर्किंग एज मार्केटिंग मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर रिस्पेक्टिवली इन एन इंश्योरेंस कंपनी। In consultation with the human resource manager, Lily formulates a plan which links the salaries of the insurance agents of the company with the volume of sales. लिली के साथ क्या लिख रखा है कि सैलरीज जो है इंश्योरेंस एजेंट्स की उसने किससे लिंक कर दी, विद द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट और क्लियर कीवर्ड है, मॉनिटरी इंसेंटिव ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। सेकेंड पैराग्राफ में दे रखा है, मिली कंडक्ट्स रेगुलर मीटिंग्स एंड कॉन्ग्रेचुलेट्स हर एफिशिएंट सबऑर्डिनेट्स फॉर गुड परफॉर्मेंस। She also displays their name on the notice board, highlighting their achievements. तो यहाँ पर कहीं भी मॉनिटरी पेमेंट्स की बात नहीं हो रही है, तो ये नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव है जिसे मिली यूज कर रही है, और उस नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव का एक पर्टिकुलर नेम भी है क्योंकि वो एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रही है, उनको अप्रिशिएट कर रही है। तो यहाँ पे इंसेंटिव आएगा एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। बच्चों आपके लिए मैंने इसका एक आंसर प्रेजेंटेशन भी लिख रखा है, देख लीजिए कि मैंने कैसे प्रेजेंटेशन बना रखा है। जो मार्किंग स्कीम में आंसर दे रखा है वो भी इसी तरह का कुछ आंसर है, लेकिन मार्किंग स्कीम में ज्यादातर पैराग्राफ्स दिए होते हैं जो कि मैं आपको कहती हूं अवॉइड करिए। हमेशा आप टेबुलर फॉर्म में हाइलाइटर्स यूज करके, कीवर्ड्स यूज करके और पॉइंट्स में आंसर को लिखेंगे। तो उसी तरह का प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए कि किस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो बीच में आंसर 25 या साइड में आंसर 25, सबसे पहले तो आंसर नंबर लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से आंसर लिखना है। तो द इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय, तो यहाँ पर अलग अलग नाम लिख लीजिए, लिली का अलग लिख लीजिए और मिली का अलग लिख लीजिए, ताकि आप एग्जैक्टली बता सकें कि लिली कौन सा इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है और मिली कौन सा इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है। तो आइडेंटिफिकेशन के आधे आधे नंबर हैं, तो लिली का इंसेंटिव है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, उसका नाम लिखना है, और मिली का इंसेंटिव है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। और उसके बाद क्योंकि इसे एक्सप्लेन भी करना है, तो देखिए मैंने एक्सप्लेन भी पॉइंट्स में करा है,
3 पॉइंट्स लिख दिए मैंने इस इंसेंटिव के और 3 पॉइंट्स लिख दिए मैंने दूसरे इंसेंटिव के। पॉइंट्स क्या लिखे हैं? इट इज अ मॉनिटरी इंसेंटिव, यहां लिख दिया इट इज अ नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव। बहुत सिंपल पॉइंट्स लिखे हैं। इट लिंक्स वेजेस विद द प्रोडक्टिविटी, इट इज द एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज बाय एप्रिसिएशन। इसके बारे में एक एक लाइन बता दी कि ये किस तरह का इंसेंटिव है, और हर एक इंसेंटिव कोई ना कोई नीड को सेटिस्फाई करता है। ये मैं बहुत अच्छे से आपको वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूं। उसी को मैंने एक और पॉइंट लिख दिया, दैट इट सेटिस्फाइज द बेसिक नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज और इट सेटिस्फाइड द हायर लेवल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। तो इस तरह से अगर आप छोटे छोटे भी 3 पॉइंट्स लिख देंगे एक्सप्लेनेशन के, तो यू विल गेट 1.5 मार्क्स। पैराग्राफ भी लिख देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन वो प्रेजेंटेशन थोड़ा कम अच्छा लगता है, ये प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से लिमिटेड वर्ड्स में हमने बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ इस आंसर को अटेम्प्ट किया है। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप भी इसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली एंड श्योरली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, और इनफैक्ट यू विल गेट 100% मार्क्स। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो स्टाफिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेती हूं और उसको आप बहुत आसानी से बिल्कुल डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिक्वायर्स मेनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज which human resource manager must perform. State any 4 such duties. जब हमने स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन करा था, मैंने आपको बताया था कि स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM, बट HRM इज अ वाइडर टर्म एंड स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ इट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, वो 4 एक्टिविटीज सिर्फ आपको स्टेट करनी है। यहां पर अगर आप हेडिंग भी नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। उसके साथ चॉइस है, स्टेट बाय गिविंग 4 रीजंस एज टू व्हाई द स्टाफिंग फंक्शन मस्ट बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। कि स्टाफिंग फंक्शन हर ऑर्गेनाइजेशन को क्यों परफॉर्म करना चाहिए, उसके 4 रीजन बताइए। इसका मतलब यहां पर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग जो है वो लिखनी है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर देती हूं, एक बार देख लीजिए। आपको बस पॉइंट्स में लिखना है, हेडिंग के साथ लिखना है, अंडरलाइन करके लिखना है। ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आर, रिक्रूटमेंट है, एनालाइजिंग जॉब्स है, डेवलपिंग द कंपनसेशन एंड द इंसेंटिव प्लान्स है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज है। तो यहां पर तो मार्किंग स्कीम में 7 और 8 दे रखे हैं, इसमें से कोई से भी 4 आपको याद हो, आपको वो लिख देने हैं। इसी के साथ चॉइस में देख लीजिए, स्टाफिंग मस्ट बी परफॉर्म बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर द वेरियस जॉब्स. It makes for higher performance by putting the right person on the right job. It ensures the continuous survival and the growth of the enterprise through the succession planning for managers. It helps to ensure the optimum utilization of the human resources. तो इन 4 पॉइंट्स में आप कोई सी या तो 4 हेडिंग्स अपने आप बना लीजिए, या इन्हीं को स्टेट करते टाइम कुछ कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग का है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एन एग्रीगेट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड इज फॉर्म्ड विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस। तो यहां पर बस ये है कि आइडेंटिफाई करना है आपको पहले कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के कोई नंबर नहीं है। सीधा ही क्वेश्चन है कि स्टेट 4 फीचर्स ऑफ दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए आंसर में लिख देंगे दैट द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड द 4 फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। फीचर्स देखिए मार्किंग स्कीम में दे ही रखे हैं। An informal organization operates within the framework of the formal organization. Number 2, the standards of behavior evolve from the group norms rather than officially laid down by the rules and regulations. Number 3, independent channels of communication without specified direction of flow of information as developed by the group members. And number 4, it emerges spontaneously and is not deliberately created by the management.
तो इन चारों पॉइंट्स में नंबर 1 में आप इसके ओरिजिन पे हेडिंग दे सकते हैं, नंबर 2 में डिटर्मिनेशन ऑफ द नॉर्म्स पे हेडिंग दे सकते हैं, नंबर 3 में चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन या फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हेडिंग दे सकते हैं, नंबर 4 में क्रिएशन पे दे सकते हैं। कम टू क्वेश्चन 28 दैट इज फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड दिस इज ऑल्सो अ स्मॉल केस स्टडी बट नॉट अ वेरी लेंथी केस स्टडी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ए पार्ट में, determine whether the working capital requirements of Ashutosh Savarkar business is high or low and state the reason in support of your answer। सिर्फ 4-5 लाइनों की केस स्टडी है और आपको बताना है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर हाई हैं या लो हैं और क्यों हैं। तो पहला पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट है स्टेट एनी 3 अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द वन आइडेंटिफाइड अबव that should be considered while determining the working capital requirements of a business। तो जो working capital requirement का फैक्टर हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके अलावा 3 और फैक्टर्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का आपको एक्सप्लेन करने हैं। इसमें भी इतने सारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के फैक्टर्स हैं तो सिर्फ 3 ही एक्सप्लेन करने हैं। अब केस स्टडी पढ़ लेती हूं। आशुतोष सावरकर हैज रिसेंटली ओपन्ड अ टॉर्टिला बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पुणे। Processing time being short, as soon as the product is ready, it is dispatched to the various outlets and restaurants in order to keep it fresh. The restaurants are required to give their orders 24 hours in advance as there is no fixed consumption pattern in the city। तो देखो यहाँ पर keywords हैं to give orders 24 hours in advance, as soon as the product is ready it is dispatched। तो इन कीवर्ड से हमें समझ में आता है कि प्रोडक्शन साइकिल जो है वो शॉर्ट है और आशुतोष सावरकर को एडवांस भी मिल जाता है। दोनों चीजों को ध्यान में रखकर हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो लो होंगी और फैक्टर आइडेंटिफाई आप क्या करेंगे, दैट इज द प्रोडक्शन साइकिल। तो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से जब आप आंसर लिखेंगे, मार्किंग स्कीम में भी देखिए यही आंसर लिख रखा है, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आशुतोष सावरकर आर लेस बिकॉज द प्रोडक्शन साइकिल इज शॉर्टर। और इसमें आप अंडरलाइन कर देंगे लेस और दूसरा वर्ड अंडरलाइन कर देंगे प्रोडक्शन साइकिल। सेकंड बी पार्ट आप लिखेंगे द अदर फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड बिफोर डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर 1 2 3 4। पहले 4 फैक्टर्स के नाम लिखेंगे फिर उन 4 फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहां पर तो 7 एक्सप्लेनेशन दे रखा है, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस साइकिल, सीजनल फैक्टर्स। तो आप पहले हेडिंग्स दे देंगे और फिर 4 हेडिंग्स के बाद 4 एक्सप्लेनेशन देंगे या लेफ्ट हैंड साइड पे हेडिंग दे देंगे और राइट हैंड साइड पे एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 भी बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है। गिव एनी 4 रीजंस टू जस्टिफाई दैट डायरेक्टिंग इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। यहां पर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस पूछ रखी है, तो आप लिखेंगे यस डायरेक्टिंग इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, और आप 4 बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्टिंग लिख देंगे। या उसके साथ चॉइस है स्टेट एनी 4 मेजर्स टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो आप लिखेंगे द 4 मेजर्स टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर्स आर एज फॉलोज। दोनों आंसर्स आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रही हूं, इन आंसर्स को आप देख लीजिए। यहाँ पे जो आंसर्स दे रखे हैं डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस बता रखी है, लेकिन 4 पॉइंट सीधे सीधे लिख रखे हैं, कुछ अंडरलाइन नहीं कर रखा है, लेकिन आप अंडरलाइन करके लिखेंगे। इसी तरह से मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स में भी सीधे सीधे पॉइंट्स लिख रखे हैं। आपको 4 मेजर्स लिखने हैं, लेकिन आप 4 मेजर्स की पहले हेडिंग लिखेंगे और फिर उसके बाद उसे एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 भी बच्चों बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यू इशू मार्केट, न्यू इशू मार्केट प्राइमरी मार्केट होती है, एंड स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट्स होते हैं। और कोई सी भी 4 बेसिस पे हमें इसको डिस्टिंग्विश करना है, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में ही अटेम्प्ट करेंगे। आंसर देखिए, न्यू इशू मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर बच्चों बेसिस नहीं दे रखी है, लेकिन आप एक कॉलम बेसिस का भी बनाएंगे। पहला पॉइंट है देयर इज अ सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द न्यू कंपनीज और फर्दर न्यू इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज बाय द एग्जिस्टिंग कंपनीज टू द इन्वेस्टर्स। और स्टॉक एक्सचेंज में देयर इज अ ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ओनली। तो इसका बेस बन जाएगा द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड।
सेकेंड पॉइंट है सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर डायरेक्टली, और स्टॉक एक्सचेंज में दे रखा ओनरशिप ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इज एक्सचेंज बिटवीन द इन्वेस्टर्स, द कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। तो यहां पर आप बेसिस ले सकते हैं पार्टीज इन्वॉल्व। तीसरा पॉइंट है द फ्लो ऑफ फंड इज फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, दैट इज द प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट्स द कैपिटल फॉर्मेशन, और स्टॉक एक्सचेंज में है enhances the liquidity of the shares, that is the secondary market indirectly promotes capital formation। तो यहां आप बेसिस ले सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। चौथा पॉइंट देखिए only buying of securities takes place in the primary market, securities cannot be sold, और both buying and selling of securities takes place in the stock exchange। तो यहां पर आप बेसिस ले सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग। तो इस तरह से बेसिस लेकर आपको एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों 4 मार्कर ऑल द 6 क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस विद यू। इसमें 2 ही केस स्टडीज थी, बाकी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, और इवन जो केस स्टडीज थी वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। तो अगर आपको टॉपिक याद हो और अच्छी प्रेजेंटेशन टिप्स के साथ आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि मैं बार बार आपको एग्जांपल दे रही हूं कि आपको ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन आपको प्रेजेंटेबल मैनर में लिखना है, हेडिंग्स के साथ, कीवर्ड्स के साथ, अंडरलाइन करके लिखना है। ये टिप्स आप ध्यान में रखेंगे तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस अब हमारे 6 नंबर के 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने रह गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वो 4 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। एक बार ये पूरा सैंपल पेपर डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद हम चैप्टर वाइज और वॉल्यूम वाइज रिवीजन करेंगे, जिसमें मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करूंगी, कंफ्यूजिंग टॉपिक शेयर करूंगी। प्रीवियस ईयर पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे आ चुके हैं जहां बच्चों ने ज्यादातर गलत आंसर्स लिखे हैं और क्यों लिखे हैं, क्या क्लैरिफिकेशन नहीं था उन्हें, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे और आपके सारे डाउट्स जो हैं वो बिल्कुल आसानी से बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएंगे with the help of these discussions. So stay connected and stay healthy. Like, subscribe and share the video lectures with the maximum students known to you. See you next time. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.